नमस्कार, मैं हूं राजेश बादल। विरासत में आपका स्वागत है। इन दिनों आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी गजल के बेजोड़ फनकार जगजीत सिंह की दास्तान। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जगजीत की जिंदगी में चित्रा का प्रवेश और शादी के बाद इस जोड़ी ने कैसे बहाई गजल गंगा। एक के बाद एक एल्बम आ रहे थे और धूम मचा रहे थे। जगजीत के कंसर्ट होते और लोग उमड़ पड़ते, उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता। इसी बीच जगजीत की झोली से निकला एक और कोहिनूर। जाने माने फिल्मकार और अपने शब्दों से सम्मोहित करने वाले गुलजार ने धारावाहिक मिर्जा गालिब के लिए जगजीत को निमंत्रण दिया। जगजीत के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती का मुकाबला जगजीत ने कैसे किया और बड़े पर्दे पर कैसे चला जगजीत की आवाज और संगीत का जादू, देखिए इस एपिसोड में। हमने आपको बताया था कि बियॉन्ड टाइम भारत का पहला एल्बम था जो विदेश में रिकॉर्ड हुआ था। डिजिटल रिकॉर्डिंग की खुशबू इस एल्बम से संगीत प्रेमियों ने महसूस की थी। इसके बाद आया मिर्जा गालिब, लेकिन इसकी बात करेंगे इसी एपिसोड में आगे। पहले जिक्र डिजायर्स का, जो 1989 में बाजार में आया। बड़ा मीठा संकलन। घर से न जाओ दूर किसी अजनबी के साथ, बरसेंगे जोर शोर से बादल संभालिए। दिन आ गए शबाब की आंचल संभाली, होने लगी है शहर में हलचल संभाली। दिन आ गए शबाब की आंचल संभाली। जब नाम तेरा प्यार से लिखती है उंगलियां, मेरी तरफ ज़माने की उठती है उंगलियां। जब नाम तेरा प्यार से लिखती है उंगलियां। जिंदगी की मिठास गहराती जा रही थी। लगता था संसार की ये सबसे खुशनसीब जोड़ी है। विवेक और बेटी मोनिका के साथ दिन अच्छे कट रहे थे, लेकिन जिंदगी में सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता। जब इंसान भविष्य के सुनहरे सपने बुन रहा होता है, तो कहीं दूर कोई बैठा हकीकत की पथरीली जमीन पर आपको पटखनी देने की पटकथा लिख रहा होता है। ऐसा ही हुआ जगजीत चित्रा के साथ। खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक भयानक काली रात। जगजीत चित्रा के उजाले का सूरज अचानक डूब गया। 18 साल का किशोर विवेक सड़क हादसे में वहां जा बैठा जहां से लौटकर कोई नहीं आता।
आती हैं तो सिर्फ यादें, माता पिता की आंखों के सामने जवान बेटे की चिता। जगजीत और चित्रा ने जिंदगी में बहुत खराब दौर देखा था, लेकिन विवेक तो अपने साथ दोनों की जान भी ले गया था। दो जिंदा लाशें पागलों की तरह भटक रही थीं। घर में मरघट सा सन्नाटा पसरा हुआ था। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम जब तुम चले गए। दो बेजोड़ फनकार अपने अपने खोल में बंद हो गए। किसे दोष देते? बेटी मोनिका दोनों का सहारा बन गई, मगर विवेक तो विवेक था। उसकी कमी कौन पूरी कर सकता था? घर उजड़ गया था। कहते हैं वक्त हर घाव भर देता है, लेकिन यह घाव ऐसा था जो भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। चित्रा गूंगी हो गई, गले से सुरों का रिश्ता टूट गया। 28 जुलाई 1990 के बाद आज तक किसी ने चित्रा को गाती नहीं देखा। किरच किरच होकर बिखर गए जगजीत ने अपने को किसी तरह समेटा और दर्द की सारी दौलत चाहने वालों पर लुटा दी। कुछ महीने की खामोशी के बाद लोगों ने जगजीत का नया रूप देखा। भीड़ में अकेला, हर पल उचाट। किसी शो में नौजवान नजर आ जाते तो उनमें विवेक दिखाई देता। तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रहती और उधर शो के बाद ग्रीन रूम में बंद जगजीत फूट फूट कर रोते हुए विवेक के नाम पर आंसू की नदियां बहा रहा होता। यही जिंदगी है, अपनी रफ्तार से चलती हुई। Somehow, especially after we lost our son, I went into a completely different path, you know. काफी दिनों तक तो आप दोनों ने ही मतलब गाना बंद रखा। 6-8 महीना तो गा भी नहीं पाए। फिर I mean, since you are the breadwinner of the family, you have to get back. तो उन्होंने कई बार he has broken down on stage also, but anyway, धीरे 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 he picked up again और पहले से भी बेहतर होने लगा। कुछ उनका स्पिरिचुअल इसीलिए वही मैं कह रही थी ना कि मैं जो कम्प्लीटली स्पिरिचुअल पाथ में चली गई तो उस पे उनका सपोर्ट मुझे बहुत मिला है। नॉट ओनली सपोर्ट, ही लव्ड इट, दैट इनफैक्ट ही लव्ड कि बेटे जाने के बाद जो मेरे हम लोगों के सबकी जो हालत हो गई थी, इट वाज एन एब्सोल्यूट एंड, लाइफ हैड कम टू एन एंड। तो उस वक्त आई कुड नॉट गो बैक टू म्यूज़िक, बट ये जो एक लाइन मुझे मिला जहाँ आई एन्जॉयड डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग, और फिर वो जो हीलिंग के लाइन में मैं चली गई, विच आई वाज लविंग एंड आई वाज गेटिंग ग्रेट रिजल्ट, वो उनको बहुत अच्छा लगता था। ही लव्ड दैट। 5-6 महीने I found it difficult, emotionally also, and फिर then I trained myself. मैं 2 महीने बाद ही तानपुरा फट के बैठ गया सी।
उस तो बाद विद इन 1 ईयर आई डिड टूर ऑफ अमेरिका। हालांकि मैंने तकलीफ हुई थी बहुत, कई बार इमोशनली ब्रेक हो जाते थे स्टेज पे, पर वो मैं हिम्मत करके पूरा किया इस टूर। विवेक के जाने के बाद दर्द के इस दरिया से निकला समवन समवेयर। समवन समवेयर रिकॉर्डिंग तो हो चुकी थी, रिलीज नहीं हुआ था, तो वो बाबू जाने के बाद आफ्टर वी लॉस्ट हिम इसको रिलीज किया था। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा, क्या मेरे हक में फैसला देगा। आदमी आदमी को क्या देगा, आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। जगजीत के चाहने वालों ने देखा नया रूप, आवाज में मीठापन बढ़ गया, लेकिन एकदम बुजुर्ग नजर आने लगे, कुछ आध्यात्मिक। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान। जगजीत ने एक बार फिर अपने को समेटा और चाहने वालों के लिए गजलों, नज्मों, भजनों और गीतों की गंगा बहा दी। न कुछ 1990 के बाद फिर एल्बम आने लगे। हर गजल की चर्चा यहां संभव नहीं है, अलबत्ता कुछ मोती जरूर हम आपके लिए पेश करेंगे। 1991 एक शानदार एल्बम होप, जगजीत का नया दार्शनिक अंदाज। उसको रुखसत तो किया था, मुझे मालूम न था, सारा घर ले गया, घर छोड़ के जाने वाला, सारा घर ले गया, घर छोड़ के जाने वाला। एक मुसाफिर के सफर जैसी है सबकी दुनिया, कोई जल्दी में कोई देर से जाने वाला, कोई जल्दी में कोई देर से जाने वाला। इसी साल 3 एल्बम और आए, विजन्स, मन जीते जगजीत और कहकशां। कहकशां दूरदर्शन के लिए गजल के सफरनामे पर आधारित धारावाहिक था। इसे जगजीत का सबसे अच्छा एल्बम बताया जाता है। अली सरदार जाफरी ने कहकशां के शोध और आलेख की जिम्मेदारी संभाली थी और निदेशक थे जलाल आगा।
इसमें उर्दू के चुनिंदा शायरों की रचनाएं शामिल थीं। इनमें हसरत मोहानी, मजाज लखनवी, फिराक गोरखपुरी, मखदूम, जिगर मुरादाबादी और जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी की एक रचना तो जगजीत के गले से निकली और अमर हो गई। सबके काजल मेरे पारे, सबकी आंखें मेरे तारे, सबकी सांसें मेरे दारे, सारे इंसान मेरे प्यारे, सारी धरती, सारी धरती मेरा आंगन, वो लिखता रे जन 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 जन। कहकशा में एक गजल चित्रा की आवाज में भी थी, जो विवेक के देहांत से पहले रिकॉर्ड की गई थी। अब तो उठ सकता नहीं, आँखों से बारे इंतजार, किस तरह काटे कोई लैलो नहारे इंतजार। विजन्स भी बड़ा लोकप्रिय एल्बम साबित हुआ। जगजीत की गायकी में लोगों ने तब्दीली देखी थी। वो इन दिनों आहिस्ता आहिस्ता बहने वाले एक झरने की मानिंद नजर आने लगे थे। मैं किसे कहूँ मेरे साथ चल, यहाँ सबके सर पे सलीब है, यहाँ सबके सर पे सलीब है, यहाँ सबके सर पे सलीब है। कोई दोस्त है न रकीब है, कोई दोस्त है न रकीब है। तेरा शहर कितना अजीब है, कोई दोस्त है न रकीब है। झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, और मैं था कि सच बोलता रह गया, और मैं था कि सच बोलता रह गया, और मैं था कि सच बोलता रह गया। आते आते मेरा नाम सा रह गया। 1992 में आया सजदा। ये एल्बम लता मंगेशकर के साथ था। भारतीय गजल संसार में इस तरह का पहला प्रयोग। एक नमूना इस संग्रह से। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, अपनी ही लाश का खुद मज़ार आदमी, अपनी ही लाश का खुद मज़ार आदमी। फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ हर जगह बेशुमार
ओ दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। ओ दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। फिर चाहे दीवाना मेरी जिंदगी की जो एक 25 साल की जो एक मेहनत का फल है वो समझो मुझे मिल रहा है इस रिकॉर्ड से, और वो जल्दी आपके सामने आएगा। और अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए क्योंकि इस वक्त मुझे मौका मिला है जो मुल्क की क्या दुनिया की जो सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट है उसके लिए मैं कंपोज कर रहा हूँ। वो मेरे लिए गा रही है, उसमें शायद एक दो गजलें मैं भी गाऊंगा। दिल में अब दर्द मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। जिंदगी में इबादत के सिवा कुछ भी नहीं। जगजीत जी के साथ एक मैंने एल्बम की थी सजदा, लता जी के साथ। दैट वाज ए लैंडमार्क आल्सो कि भी हमारी मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया और जगजीत जी ने कंपोज की थी। दिस वाज द आइडिया ऑफ संजीव कोहली कि भाई जगजीत जी को लता जी को कम्बिनेशन करें, क्योंकि एक टॉप आर्टिस्ट सिंगर एक गज़ल का और लता जी को गज़ल गाएं। इसी साल यानी 1992 में आया धमाकेदार इन सर्च, जिंदगी के संदेश देता हुआ। मस्जिदें हैं नमाजियों के लिए, अपने घर में कहीं खुदा रखना, अपने घर में कहीं खुदा रखना। 1993 में इनसाइट एक बार फिर चाहने वालों के दिलों पर दस्तक। फिर रोशन कर जहर का प्याला, चमका नहीं सली में। झूठों की दुनिया में सच को दावानी दे मौला। चिड़ियों को दाने, बच्चों को गुड़धानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला। अगले 18 साल जगजीत ने चाहने वालों को निराश नहीं किया। एल्बम आते रहे। इनमें से अनेक ऐसे थे जिनमें पुरानी रचनाएं ली गई थीं। कुछ धार्मिक थे और कुछ जगजीत की पसंद वाले फिल्मी गीतों के। लेकिन इसकी बात करेंगे इसी एपिसोड में आगे। फिलहाल 18 वर्षों में जारी संग्रहों पर एक नजर। 1994 फेस टू फेस, 1995 क्राई फॉर क्राई, 1996 यूनिक और मिराज। पहले हर चीज थी अपनी, मगर अब लगता है अपने ही घर किसी दूसरे घर के हम हैं। अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। अपनी मर्जी से कहाँ सफर के हम हैं। 1997 लव इज ब्लाइंड, 1998
सिलसिले। जहाँ तक फनकार के ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि जगजीत, मुझे मालूम नहीं कि दुनिया में कोई दूसरी ऐसी मिसाल है कि नहीं, कि 70s में एक आदमी ने काम शुरू किया और अब तक करता रहा जब तक जिंदा था, और उस शख्स का कोई एल्बम कभी फेल ही नहीं हुआ। हम लोगों ने कई एल्बम साथ में किए, एक सिलसिले था, एक और था सोज था। एक ये दिन जब अपनों ने भी हमसे नाता तोड़ लिया, एक वो दिन जब पेड़ की शाखें बोझ हमारा सहती थी, मुझको यकीन है सच कहती थी, जो भी अम्मी कहती थी। जब मेरे बचपन के दिल थे, जब मेरे बचपन के दिल थे, जब मेरे बचपन के दिन थे, चांद में परियां रहती थी, मुझको यकीन है सच कहती थी, जो भी अम्मी कहती थी। 1999 मरासिम, दिल कहीं होश कहीं, नई दिशा, और नई सदी में आए अजर्नी, शहर, आईना। मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो, तन्हा दुनिया से लड़ोगे, बच्चों सी बातें करते हो, बच्चों से बातें करते हो। 2001 में डिफरेंट स्ट्रोक्स, सोज, लाइफ स्टोरी। 2002 में फॉरगेट मी नॉट, संवेदना। संवेदना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं का एल्बम है। अपने ही मन से कुछ बोल, अपने जगजीत सिंह जी ने मुझे वाणी दी है, आप उन्हीं के मुंह से मेरे शब्द सुनेंगे। मैं उनका फैन रहा हूं। कभी भीड़ भाड़ में सुनने के लिए जाता था। 2003 में क्लोज टू माय हार्ट, शिवा। 2004 में मुंतजिर। रात बैठी है बाहें पसारे, सिसकियां ले रहे हैं सितारे, कोई टूटा हुआ दिल को करे हमदम, तू कहाँ है गमज़दा हो गई जिंदगी गुमसुम ये जहाँ है हमदम, तू कहाँ है गमज़दा हो गई जिंदगी अभी गमज़दा हो गई जिंदगी अभी। 2005 में बेस्ट ऑफ जगजीत एंड चित्रा और तुम तो नहीं हो। खुदा से रोज तुमको मांगता हूँ, मेरी चाहत इबादत हो
चाहत इबादत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। 2006 में कोई बात चले। जिंदगी क्या है जानने के लिए, जिंदा रहना बहुत जरूरी है, आज तक कोई भी रहा तो नहीं। 2009 में आया इंतहा। कम लोग ही जानते हैं कि जगजीत अपनी गजलों और गजलकार का चुनाव खुद करते थे। जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक वो गजल एल्बम में जगह नहीं लेती थी। इंतहा में उन्होंने देश की हिंदी उर्दू गजल के सशक्त हस्ताक्षर आलोक श्रीवास्तव की गजल को आवाज देकर अमर बना दिया। आलोक के लिए वो ईश्वर से कम नहीं थे। दरअसल उनके साथ जो एक रिश्ता था वो बड़ा ऐसा रिश्ता था जो एक गुरु के साथ होता है, बड़े भाई के साथ होता है, मेंटोर के साथ होता है, पिता के साथ होता है। उनसे सीखने को बहुत मिला। जब मैंने उनसे गुजारिश की कि मैं लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई गज़ल आपकी आवाज़ में, तो बहुत उन्होंने गाइड किया। उन्होंने कहा कि ऐसे इस तरह से लफ्ज़ों को बरतना चाहिए, आसान ज़बान में कोई बात होनी चाहिए, बात बड़ी होनी चाहिए लेकिन ज़बान बहुत आसान होनी चाहिए। तो पहली गज़ल जो उनकी आवाज़ में आई वो मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, वो सज़ा दे के दूर जा बैठा, किससे पूछूं मेरी ख़ता क्या है। इंतहा मेरी लेटेस्ट एल्बम है। इसमें 8 गज़लें हैं और सब नई गज़लें हैं। मैं हमेशा नई नई गज़लें ढूंढता हूँ, उसमें लिरिसिस्ट कोई भी हो। कई बार नए लिरिसिस्ट होते हैं, कई बार पुराने होते हैं। अभी इसमें जैसे 8 गज़लें हैं, इसमें 2-3 बिल्कुल नए लिरिसिस्ट हैं। जैसे एक आलोक श्रीवास्तव हैं, वो पहली दफ़ा उनकी गज़ल रिकॉर्ड हो रही है इस एल्बम में। मंजिलें बेगानी हो सकती हैं और रास्ते मुश्किल, लेकिन दिल में हौसला हो तो सारे फासले खुद ब खुद सिमटने लगते हैं। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। और आखिरी एल्बम 2012 है, तेरा बयान गालिब और द मास्टर एंड हिज मैजिक। ये एल्बम जगजीत के हमसे अलविदा कहने के बाद आए। उनके साथ एक प्रोग्राम और बन रहा था कि तेरा बयान गालिब के नाम से एक प्रोग्राम बनाया जाए, जिसमें नई गज़लें गालिब की ली जाएं। जो नई से मतलब जो वो गा चुके हैं उन्हें छोड़ के नई गज़लें कुछ, तो उनके पास कॉम्पोजिशन थी कुछ बनी हुई,
तो वो करना चाहते थे। तो ये था कि गालिब के ख़त आप पढ़िए, और मैं उसमें नई गज़लें, तो वो कंपोजिशन वो चल रही थी, अभी बना ही रहे थे हम लोग, और ख़त भी चुन रहे थे। तो बाद में वो तेरा बयान गालिब के नाम से फिर वो एल्बम सारे गाँवों में आई और बनी भी। लेकिन उसमें यही था, मजबूरी थी कि फिर उनकी पुरानी जितनी गज़लें थी मेरे पास फिर उन्हीं को इस्तेमाल किया और गालिब के ख़त पढ़े। दरअसल हिंदुस्तान की आम आवाम की गजल का सफर जगजीत से शुरू हुआ और जगजीत ने मंजिल तक पहुंचाकर दम लिया। इस गजल यात्रा के अनेक पड़ाव हैं। हर पड़ाव पर जगजीत ने अपनी कीर्ति पताका फहराई है। एक तरफ जगजीत और चित्रा सिंह की जोड़ी ने हिंदुस्तान में गजल को आम आदमी से जोड़ा, तो दूसरी ओर उसका स्तर बनाए रखने के लिए पूरी गंभीरता दिखाई। गुलजार का धारावाहिक मिर्जा गालिब इसका उम्दा नमूना है। यह धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। देखिए मिर्जा गालिब की कहानी खुद गुलजार की ज़बानी। दरअसल गुलजार के छोटे भाई जगजीत के दोस्त थे। वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे। इस वजह से जगजीत गुलजार को वही इज्जत देते थे। जब संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे तो गुलजार के साथ सुख दुख बांटते थे। अपने जमाने के मशहूर गजल गायक मेहंदी हसन की गाई और फैज अहमद फैज की लिखी गजल उन दिनों बहुत लोकप्रिय थी। गुलों में रंग भरे वादे नौबहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। जगजीत ने इस गजल को अपने ही अंदाज में गाया था। गुलजार ने इस अंदाज में हिंदुस्तान की गजल का एक नया मोड़ देखा। आपको सुनाते हैं इस गजल का एक हिस्सा। चले मिया के गुलशन का कारोबार चले, चले मिया के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग तो हम बात कर रहे थे गुलजार और जगजीत के रिश्ते की। मिर्जा गालिब के लिए उन्होंने जगजीत से बात की। धारावाहिक के संगीत और गायकी के लिए गुलजार के तर्कों ने जगजीत को उलझन में डाल दिया। गुलजार उसी दौर के वाद्यों का इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए उनकी शर्त थी कि जगजीत आज के वाद्यों से बचें और हमेशा ध्यान रखें कि मिर्जा गालिब संगीत के जानकार और गायक नहीं थे, वो सिर्फ शब्द सितारे थे। हाँ, ये जरूर था कि वो तरन्नुम में गाते थे। ये बेहद कठिन काम था, लेकिन जगजीत ने ये चुनौती स्वीकार की। इसके आगे की कहानी सुनिए खुद जगजीत और गुलजार से। मिर्जा गालिब सीरियल बन रहा था। गुलजार साहब ने मुझे सिलेक्ट किया उसके म्यूज़िक के लिए और सिंगिंग के लिए। तो स्टोरी के हिसाब से उन्होंने सिलेक्शन की। गज़लों की बैठ के सिलेक्शन करते थे कि उनकी जो लाइफ हिस्ट्री चल रही है गालिब की, वहाँ पे कौन सी गज़ल उनकी शूट करेगी। तो वो सिलेक्शन करके उसको बाद उस सिचुएशन के हिसाब से उसका म्यूज़िक किया गया, उस हिसाब से ढंग से गाई गई।
उसमें आप देखेंगे कि रेसिटेशन जो है सिंपल है। मिर्ज़ा गालिब में कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपलिसिटी मिलेगी आपको, म्यूज़िक भी कम मिलेगा, क्योंकि मैंने मिर्ज़ा गालिब को गालिब बन के गाया है, जगजीत सिंह बन के नहीं गाया। गज़ल और किसी के हाथ सौंपी भी नहीं जा सकती थी, मिर्ज़ा गालिब भी करते हुए कंपोज करने के लिए। उससे सिर्फ जगजीत को मुझसे शिकायत थी कि इसमें ऑर्केस्ट्रा नहीं है। अब उस वक्त की तबला सारंगी और वही, और उसमें अंदर क्या इसकी बॉडी है, नंगा लगता है गाना और ये लगता है। मैं कहा देखो, जो मैं अगर पीरियड पिक्चराइज कर सकता हूँ तो मैं इलेक्ट्रॉनिक उसमें नहीं डाल सकता और नहीं डालना चाहता जी। इसलिए उस दौर के जो इंस्ट्रूमेंट्स जी हैं, हाँ, जी हाँ, जो मैं दिखा सकूं, तो इसलिए थोड़े से खफा थे मुझसे। तो यार वो ठीक है, गज़ल तो अच्छी गाई तो है, लेकिन उसमें नंगा लगता है, नंगी लगती है कॉम्पोजिशन, और वो तैयार नहीं थे उसमें। तो मैं कहा जब म्यूज़िक अगर रिलीज़ करेंगे तो आप इंस्ट्रूमेंट्स ऐड कर लेना, लेकिन मैं जो दिखाना चाहता हूँ। तो दूसरी उनकी आवाज़ वो ऐसी सूट करती थी नसीर के साथ कि वो जिस आवाज़ में डायलॉग कहे जा रहे हैं उसी आवाज़ में लगता था जब वो शेर। हाँ, तभी तो वो लगा ना कि मिर्ज़ा गालिब को लोगों ने पर्दे पर देखा। तीसरी बात उसमें एक और जो एडवांटेज था कि मैं अंग्रेज़ी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, सिंगिंग टू अ पॉइंट, एक मकसद या एक सिचुएशन, उसके लिए गाना। जुल्मत कदे में मेरे शब गम का जोश है, एक शम्मा रह गई है सो वो भी खामोश है। पहले भी गाई गई है, उन्होंने भी गाई है, लेकिन जब वो एक सिचुएशन पर गाई जा रही है कि 1857 गुजर गया है और एक अकेला बहादुर शाह जफ़र अकेला है लाल किले में, एक शमा की सूरत खड़ा हुआ और हर तरफ जुल्मत है, तो उसका एक मकसद टू द पॉइंट हो जाता है कि यहाँ ये मूड है इसका, इस मूड के लिए गाना है। तो उससे एक रुख मिलता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है, एक दिशा नज़र आती है कि आप जो कंपोज कर रहे हैं वो किस मूड के लिए है। इसलिए उसमें मिर्ज़ा गालिब में गाई हुई सब गज़लों के लिए एक निश्चित, एक मखसूस, एक कहा हुआ एक मूड है कि आप इस मूड को की तशरीह करेंगे। और मेरा ख्याल है ये चुनौती भी तो रही होगी। ये सिवाय जगजीत के और कोई नहीं कर सकता था, और वो बड़े आराम से फ़ौरन बदल जाता था उनका, फ़ौरन कंपोज कर लेते थे। वो गालिब करने में मैं लकी था कि मेरे पास ये तीन लोग थे जिनकी वजह से ये मिर्ज़ा गालिब बन सके। एक तो नसीर कमाल के एक्टर और कमाल के कंपोज़र और आवाज़ जगजीत की, और तीसरे गालिब खुद। तो उनकी ज़िंदगी, तो वो मिर्ज़ा गालिब का जो सीरियल बना इस वजह से उस इतना तासुर था, इतना मुनासिर था। हम सुखन फहम हैं, गालिब के तरफदार नहीं। मिर्जा गालिब को लोगों ने छोटे पर्दे पर देखा तो दंग रह गए। बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे। जगजीत के संगीत और आवाज का अद्भुत संगम। नसीरुद्दीन शाह ने अपनी एक्टिंग से 4 चांद लगा दिए। ऐसा लगा जैसे जनाब मिर्जा गालिब खुद पर्दे पर तशरीफ ले आए हैं। आप भी देखिए इस बेमिसाल सीरियल के कुछ अंश।
महल्ली मारा के महल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद, वो वाहवा, चंद दरवाजों पे लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के ममियाने की आवाज, और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहां, चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी बीज ऐसे अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चराहू की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफ़ा खुलता है, असद अल्लाह खां गालिब का पता मिलता है। जनाब मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब के सामने लाई जाती है। इजाजत है। इरशाद। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अर्ज किया है। इरशाद हो। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। वाह वाह वाह। सीरियल का प्रसारण पूरा हो जाने के बाद गुलजार ने जगजीत को एक छूट दी। उन्होंने कहा, मिर्जा गालिब का एल्बम जारी हो रहा है, अब वो चाहें तो अपनी पसंद के वाद्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जगजीत ने दूसरा संगीत तैयार किया। जरा देखिए संगीत के दोनों संयोजन का एक नमूना। आह चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आह चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता तेरी जुल्फ के सर होने तक। जब उनके जो गाए हुए जो गीत थे, जब मैं उनका रियाज करता था, उनमें कई ऐसे थे जिनमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था, तो लिप सिंक्रोनाइजेशन पकड़ना ज़रा मुश्किल था। तो मुझे एक बहुत बड़ा सबक मिला लिप सिंक्रोनाइजेशन के बारे में, कि गाने वाले की जो सांस होती है उस पर ध्यान देना चाहिए। और अक्सर उनके नज़मों में और गज़लों में जो जगजीत भाई जब गाते थे, तो जिस जगह वो सांस लेते थे, मैं भी उसी जगह सांस लेने की कोशिश करता था। तो इसीलिए कई जगह ऐसा लगता है कि मैंने खुद गाया है, और जब कोई मुझसे कहता है कि आप ही ने खुद गाया था, तो मैं कहता हूँ हाँ, मैंने गाया। गालिब की जिंदगी जो है बड़ी अजीबोगरीब है। वो नास्तिक भी है उसकी, लेकिन पोते में वास्तविक भी है। उसकी औलाद नहीं है क्योंकि उसके 5-6 बच्चे जो हैं वो गुजर जाते हैं, तो अकेलापन है, शराब का शौकीन है। तो ये जो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें एक निट होके आई ना उसकी स्टोरी में, क्योंकि स्टोरी ने ग्रास्प कर लिया ऑडियंस को। कुछ लोगों पे तो इतना असर हुआ है गालिब का कि उन्होंने उर्दू सीखना शुरू कर दिया, गालिब पे रिसर्च शुरू कर दी।
क्योंकि गालिब सिर्फ पोइट ही नहीं है, गालिब एक फिलोसोफर है, गालिब एक स्कूल है, गालिब एक दौर है। उनकी पोइट्री में आशिकानापन भी है, रोमांस भी है, लेकिन हिडन जो है वो सब फिलॉसफी की बातें हैं, जिंदगी की बातें हैं। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। गुलजार और जगजीत की जोड़ी भी कम लोकप्रिय नहीं थी। कई बार शब्द और सुर का ये मेल यादगार बन जाता। मुझे ये महसूस होता, और मैं पहले कह चुका हूँ कई बार, कि गालिब जाते हुए गज़ल इनके हवाले कर गया था, कैसे संभाल लेना। और ये गलत नहीं होगा अगर आज मैं गालिब को इनके हवाले कर दूं कि ज़रा उनसे तारुफ कराइए और गालिब से मुलाकात कराइए हमारी। और यही जायज़ है कि आप उस गज़ल को संभालें और गालिब का दीवान संभालें आप हमेशा के लिए। गजलों के बारे में जगजीत और गुलजार ने एक संगीतमय श्रृंखला का निर्माण किया था। ये एल्बम बड़ा लोकप्रिय हुआ था। इसमें नूरजहां और कुंदन लाल सहगल से लेकर आज के दौर तक के सभी गजल गायकों के जरिए गजल का इतिहास बताया गया था। गुलजार के लिए यादों का ये एल्बम अनमोल खजाने से कम नहीं है। अच्छा, आपने तीनों माध्यमों में आप दोनों ने कहीं कहीं साथ जो रहा, एक तो मिर्ज़ा गालिब पर्दे वाला हो गया, फिर कुछ ऑडियो में, जैसे आपने जो ऑडियो एल्बम रिलीज़ हुए तो वो सुनने वाला माध्यम हो गया, कुछ एक स्टेज शो भी शायद। स्टेज शो में आपकी प्रस्तुति और नहीं, वो सिर्फ जगजीत के साथ करता जी, था। सिर्फ जगजीत। वही मैं कह रहा हूँ कि ये एक नई विधा के लिए जाता था। वो लाडला था, प्यारा था मेरा, बहुत लाडला था मेरा, और उसके लिए उसे ना करना बड़ा मुश्किल होता था। तो वो कोई प्रोग्राम कहीं बन रहा है तो नहीं आप चलिए उसमें, मैं बीच में गैप लूँगा क्योंकि लंबा है, 2-2.5 घंटे गाना है, 1-1.5 घंटे के बाद एक गैप लूँगा। आप आधा पौना घंटा 1 घंटा, तो 1 घंटा कोई क्यों सुनेगा भाई, तुम्हारी अच्छे वाला सुरीला आदमी आ रहा है बीच में, मैं आके कहना नहीं, कुछ मुझे ब्रीदर मिलता है 1-आधा पौना घंटा, तो इतना नज़में सुनाई और फिर उसके बाद मैं फिर टेक ओवर कर लूँगा, फिर मैं ख़त्म कर लूँगा। तो 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम देना पड़ता था उन्हें। जगजीत के बाद कोई सुर निकालना बड़ा मुश्किल काम है। अब बताइए, वो तो जब जी चाहे, इनसा महबूब भी और कोई नहीं, जब जी चाहे हंसा लेते हैं, जब जी चाहे रुला देते हैं। खुशकिस्मत हैं आप सब कि आपको ऐसा महबूब मिला है, और 70 बरस का बताइए, 70 बरस का महबूब, और यूं चाहा जाए और यूं इस तरह गुनगुनाए, इस तरह गाए और इस तरह अंदाज सामने रखे जैसे 17 बरस का है। कभी तो हम भी 70 को पहुंचेंगे, हमारे भी बाल काले हो जाएंगे। लेकिन ये तो ये तो बड़ी केमिस्ट्री बड़ी अजीब सी होती है कि नहीं कि वो उसके साथ ही वो बन जाती थी बात। अब मैं एक वाक़या बताऊं आपको कि जगजीत गा रहे थे और मैं उसी में, कोई इंटरवल ब्रेक नहीं है, और इसीलिए मुझे ले जाया करता था। मुझे ये समझिए कि मैं इंटरवल का वक्फा था। तो
मैं कहा मुझे बता देना किस गाने पे, किस गज़ल के बाद मुझे आना है या किस शेर पे आना है, या किसी से इशारा कर देना या बुला लेना कुछ भी। तो कहने लगे भाई फिर हो जाएगा। तो उन्होंने गाना शुरू किया। गाते गाते एक जगह पे उन्होंने शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है, वो गाना शुरू किया। गज़ल पूरी की और उसके बाद शाम से आपकी कमी सी है वो दोहराना शुरू किया, साथ में म्यूजिशियन उनके, और वो शाम से आपकी कमी सी है, और उसी मिसरे पे लगे हुए और मुस्कुरा रहे थे म्यूजिशियन। तो मुझे समझ में आया अरे 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 ये इनका इशारा बुलाने का, तो मैं चला आया। तो स्टेज पे एंटर हुआ तो दे गेव अ लाफ्टर ऑल ऑफ देम एंड द ऑडियंस आल्सो अंडरस्टूड। उन्हें भी तो ये एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी उन्हें गजब का था। जी हाँ, वेरी जोवियल पर्सन, वेरी वेरी जोवियल रिलैक्स फ्रेंड वालिद साहब। बहुत उनके साथ शाम खूबसूरत हो जाया करती थी उनके साथ बैठ के। यानी एक कई बार चूँकि जितने 100 लोग अगर सुनने वाले आते हैं तो सारे 100 के 100 एकदम गज़ल को समझने वाले नहीं होते। तो बीच में जिस तरह से उन्होंने लतीफ़ों का एक प्रयोग सिलसिला एक शुरू किया नहीं, बीच में उनके गाने मतलब वो जैसे गाया करते थे वो कुछ टप्पे, कागज़ की कश्ती, हाँ कागज़ की कश्ती, और वो मेरा बचपन लौटा दो, और वो सारा। तो कई दफ़ा गाते 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 मैं थक गया। आप लोग गाइए, मैं म्यूज़िक दूंगा, आप लोग गाइएगा। तो और कह के उसने हम किया, गुनगुनाया और ट्यून प्ले किया। तो पहले हल्के से एक आवाज़ 2 4 5 सिंगर्स किया है, तो उसके बाद पूरा हॉल गाता था उनके साथ। उनके जो मद्दाह थे उन्हें उनके तमाम गाने याद थे, और जब गाते तो कई दफ़ा ऑडियंस से गवाया करता था। सब कहाँ कुछ लाला गुल में नुमाया हो गई। दरअसल मिर्जा गालिब भारतीय टेलीविजन और संगीत के इतिहास का एक ऐसा कोहिनूर है जो सदियों तक चमकता रहेगा। मिर्जा गालिब की चमक से आज भी हिंदुस्तान का गजल संसार रोशन है। लेकिन जगजीत का सफर यहीं खत्म नहीं होता। उनकी गायकी के अंदाज अद्भुत थे। इसके अलावा उन्होंने पर्दे पर एक ऐसी पारी खेली जिसके बारे में कम लोग ही जानते हैं। जगजीत के तमाम रूप और फिल्मी सफर देखेंगे अगले एपिसोड में। हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि जगजीत के साथ साथ आप हिंदुस्तान की गजल का एक ऐसा प्रामाणिक दस्तावेज देख रहे हैं जो आपको शायद ही कहीं मिलेगा। इस एपिसोड को यहीं खत्म करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। हजारों ख्वाहिश ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकली, बहुत निकली मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम